जब एक उंगली ने पूरा वर्ल्ड कप हरवा दिया। जी हाँ, ये सच है। और क्रिकेट टाइम मशीन की पहली किस्त में आपको मैं कहानी सुनाऊंगा ऐसे ही एक मैच की। ये वो मैच है जिसको मैंने जब देखा तो मैं बहुत हंसा भी और बहुत रोया भी। इस मैच को हुए 30 बरस बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब ये मैच याद आता है तो दिल में कहीं हल्का सा दर्द जरूर होता है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्वार्टर फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 1996 जो 9 मार्च 1996 को खेला गया। ये वो मैच है जो कि पहली बार पाकिस्तान और इंडिया किसी नॉकआउट मैच के अंदर एक दूसरे के सामने आए वर्ल्ड कप के अंदर। काश ये मैच पाकिस्तान जीता होता, क्योंकि ये मैच भी पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट एवर क्रिकेटर्स का आखिरी मैच था। तो जानिए इस मैच की पूरी स्टोरी फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव इस वीडियो में। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज मैं अपना दर्द शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैच की स्टोरी शुरू होने से पहले आपके साथ इंट्रोडक्शन करवा दूं अपने इलाके का और चंद उन लोगों का जिनका इन स्टोरीज में बार बार जिक्र होगा, तो आपको उन लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा इलाका जी, मेरा मोहल्ला टेम्पल रोड मुजंग लाहौर। मुजंग वो एरिया जहां वसीम अकरम और सरफराज नवाज जैसे दो ग्रेटेस्ट बॉलर पैदा हुए, इसलिए मुजंग वालों को लगता था कि वो क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पहला शख्स जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवाना चाहता हूँ वो है बबलू भाई। बबलू भाई एक इमोशनल क्रिकेट फैन, एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट क्रिकेट फैन, और इतने पैशनेट कि एक बार उन्होंने पाकिस्तानी कुछ सीरीज़ थी जो कि उन्होंने रेडियो पे सुनी और ऐसी ऑकवर्ड स्ट्रेचर में बैठ के सुनी कि उनकी रीढ़ की हड्डी का मसला हो गया। मियाँ दाद के भक्त थे और मियाँ दाद के रिकॉर्ड्स के अलावा उन्हें किसी के रिकॉर्ड्स याद नहीं थे। मियाँ दाद के इंटरव्यूज़ और मियाँ दाद के बारे में जो ग्रेट क्रिकेटर्स ने कहा था, उनकी कटिंग्स को एक ब्रीफ केस में संभाल के रखा था और उसको कहते थे ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सासा है। दूसरे शख्स जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे देना चाहता हूँ वो है अकील भाई। अकील भाई नॉन वेब के ज़माने में हमारे क्रिक इन्फो थे, यानी कि ESPN क्रिक इन्फो हो गया, पहले तो क्रिक इन्फो ही था। अकील भाई के पास हर क्रिकेट मैच की और हर क्रिकेट टीम की इंफॉर्मेशन होती थी। किसी से पूछना हो कि अकील भाई ये प्लेयर खेल रहा है, इसने कितना स्कोर किया, कौन सा टूर आने वाला है, इस मैच का क्या बना, जो टीवी पे लाइव टेलीकास्ट नहीं होता, क्योंकि भाई उस वक्त एक ही चैनल होता था पाकिस्तान में, PTV, तो बहुत सारे मैचेस उस पर लाइव नहीं आते थे। तो अकील भाई रेडियो पे इंग्लिश कमेंट्री सुन के सबको बताते थे कि क्या चल रहा है। तीसरे शख्स अंकल मोहम्मद हुसैन, मरहूम अंकल मोहम्मद हुसैन एक बहुत खामोश क्रिकेट फैन थे। ये वो थे जिनके पास क्रिकेट के डाइजेस्ट्स होते थे, हर महीने इंग्लिश और उर्दू का एक डाइजेस्ट इनके पास आता था और इनसे कभी कभी लेकर मैं भी पढ़ता था। इनकी जो ओपिनियंस होती थी बहुत छोटी होती थी और बहुत स्ट्रेट होती थी, तो इनकी जो ओपिनियंस हैं वो आप देखेंगे कि कितनी प्रिसाइज होती थी। चौथे शख्स उस्ताद शिफा। उस्ताद शिफा हमारे मोहल्ले के रहने वाले नहीं थे। उस्ताद शिफा की हमारे मोहल्ले के बाहर टायरों की दुकान थी, यानी कि टायर पंक्चर का काम करते थे। इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि वसीम अकरम जिस मोहल्ले में रहते थे, वसीम अकरम वहीं पले बड़े थे और इन्होंने वसीम अकरम को बचपन में खेलते देखा था, बकौल उनके, आई डोंट नो। और वो कहानियाँ हमें सुनाते थे वसीम अकरम के बचपन की कि वसीम अकरम कितने शर्मीले थे और क्या वो। बहरहाल उनका ये कहना था कि उनको अंदर की खबरें मिल जाती हैं क्योंकि वो वसीम अकरम के मोहल्ले के हैं और वसीम अकरम के भाई को भी जानते हैं। तो वो हमें आकर ऐसी अजीब अजीब खबरें सुनाते थे कि हम लोग हंसते भी थे और कई दफ़ा सोचने मजबूर हो जाते कि यार कहीं ये सच ही ना हो। उस्ताद शिफा वॉज अ कैरेक्टर और आप उनके बारे में मज़ीद जानेंगे आगे स्टोरीज़ के अंदर। और उसके बाद आते हैं एनी बॉस। एनी बॉस वो आदमी थे जनाब जो कि कहते थे कि उनका लाहौर के बड़े बड़े बुक मेकर्स के साथ उठना बैठना और उनको पता होता है कि कौन सा मैच फिक्स है और कौन सा मैच फिक्स नहीं है। बहरहाल इनकी मैच फिक्सिंग की बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत साबित होती थी, लेकिन कई बार ये सच साबित भी होते थे। एंड लास्ट बट द लीस्ट माई फादर अबू जी। अबू जी एक बहुत बड़े नाकिद थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। उनका मानना था कि पाकिस्तान की टीम हमेशा से ओवररेटेड रही है। पाकिस्तान जो है वो दड़ों की टीम है। सईद अनवर को तो वो कुछ समझते ही नहीं थे और वकारियों को कहते थे कि ये बॉल बनाता है, अगर बॉल ना बनाया जाए तो कुछ नहीं कर सकता। वसीम अकरम को कहते थे ये पाकिस्तान से मुखलिस ही नहीं है। सलीम मलिक को कहते थे ये टुंडा दड़ा प्लेयर है, तुक्केबाज प्लेयर है। सिर्फ मियाँ दाद को थोड़ा बहुत बैट्समैन मानते थे और इन जमान को कहते थे यार ये भैंस चरने के लिए छोड़ो, इसको मैचों में खिलाया क्यों हुआ है। तो ये थे जी मेरे अब्बू।
अब हम आपको इन लोगों के साथ बीते गए लम्हात जो हमने इस मैच में देखे उसके साथ इस स्टोरी को कंटिन्यू। खैर जी, मैच डे 9 मार्च 1996 सैटरडे का दिन। पाकिस्तान के अंदर ये वर्किंग डे होता था क्योंकि जुम्मे के दिन छुट्टी होती थी। स्कूल से मैं जल्दी आ गया क्योंकि स्कूल वालों ने भी कोई आधा घंटा पहले छुट्टी दे दी, तो घर पहुंच गया तकरीबन 1 बजे। मैच से एक दिन पहले अम्मी को कह दिया था कि मैच वाले दिन मैं मार्केट नहीं जाने वाला, क्योंकि अम्मी ऐसी होती हैं कि उनको कभी ना कभी सौदा मैच के दौरान ज़रूर याद आता है। मैंने कहा मैं मैच के दौरान बिल्कुल मार्केट नहीं जाने वाला। यहाँ तक कि अगर आप अपना इमोशनल ड्रामा भी करेंगे, मेरी अम्मी अक्सर ये करती थी कि जब मैं मना करता था मार्केट जाने से ना, तो दुपट्टा लेके कहती थी मैं जा रही हूँ, और मैं कहता था नहीं नहीं अम्मी, वो पंजाबी फिल्म के हीरो की तरह, नहीं नहीं अम्मा तू बाहर जाए, ऐ नहीं हो सकता मैं जाना। लेकिन मैंने कहा ये ड्रामा भी नहीं चलेगा क्योंकि मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर जी, जब मैं घर पहुंचा तकरीबन 1 बजे, तो अब्बा घर पे मौजूद थे। मैं हैरान, क्योंकि अब्बा तो 3 साढ़े 3 से पहले कभी आते नहीं, लेकिन आज अब्बा भी मौजूद थे। अब्बा ने मेरी तरफ देखा और कहा ओए तो स्कूल से जल्दी आ गया। मैं कहा नहीं जी, स्कूल ने छुट्टी दी है। खैर जी, मैं घर पे बस्ता रखा, कपड़े चेंज किए और सीधा बबलू भाई की बैठक में। बबलू भाई के बैठक जो होती थी ना, उसमें एक चारपाई पड़ी होती थी, बबलू भाई उस पर बैठे होते थे, आसपास 4-5 कुर्सियाँ होती थी, सामने टीवी लगा होता था जनाब, खूब फिट माहौल। बबलू भाई बैठे थे और जनाब खाना खा रहे थे। मुझे देखा और बोले आजा भाई आजा। मुझे एक प्रिविलेज हासिल थी, और ये कि बबलू भाई ये मानते थे कि बच्चों में क्रिकेट देखने की तमीज़ सिर्फ मुझे ही है, और मुझे ये प्रिविलेज हासिल थी कि बबलू भाई की बैठक में बैठ कर मैं मैच देख सकता हूँ। खैर जी, 1:30 बजे मैच स्टार्ट होना था, तो अब हम ये देख रहे हैं कि जनाब आमिर सुहेल टॉस के लिए जा रहे हैं। बबलू भाई ने जब ये देखा तो बबलू भाई का रिएक्शन था अबे वसीम अकरम कहाँ गया बे, और शानी वसीम अकरम कहाँ है। मैं कहा बबलू भाई मेरी जेब में तो नहीं है, मुझे क्या पता वसीम अकरम कहाँ है। तो बबलू भाई बोले बेटा ये मैच फिक्स लग रहा मुझे। वही टिपिकल पाकिस्तानी रिएक्शन, मैच मुझे फिक्स लग रहा है। मैं कहा बबलू भाई कैसे, अबे वसीम अकरम पता ही नहीं किधर गया, अब तक तो पता नहीं चला था कि वसीम अकरम जो है वो नहीं खेल रहा। तो बाद में जी पता चला कि वसीम अकरम साहब एक लास्ट मिनट के ऊपर इंजरी की वजह से मैच नहीं खेले, जो कि थोड़ा सस्पिशियस भी था क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वसीम अकरम का खेलना। अब हर बंदे की अलग ओपिनियन थी। उस्ताद शीफे ने कहा कि मुझे अंदर की खबर मिली है कि वसीम अकरम को जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो मैच ना खेलें, तो वसीम अकरम इसलिए नहीं खेल रहे। पूरी स्टोरी वो कह रहे हैं मैं मैच के बाद बताऊंगा, यानी कि रिजल्ट देख के बताऊंगा। एनी बॉस ने सरप्राइजिंगली इस मैच के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं दी, चुप रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कोई उल्टी पुल्टी बात बोली तो हो सकता है कि उन्हें पीट डाले। अंकल मोहम्मद हुसैन ने बस इतना ही कहा दफा कर सालों को, शॉर्ट एंड स्वीट। और मेरे अब्बा ने ये कहा अच्छा हुआ नहीं खेला साला वसीम अकरम जुआरिया। तो जनाब ये थी सबकी ओपिनियन। अब जनाब मैच स्टार्ट होता है, वसीम अकरम की जगह अताउर रहमान को खिलाया गया और मियादाद भी टीम में थे। पाकिस्तान को बॉलिंग करनी पड़ी क्योंकि इंडिया टॉस जीत गया और इंडिया ने बैटिंग की। सचिन तेंदुलकर ने धमाल मचाई हुई थी भाई उस टाइम। सचिन तेंदुलकर उस टूर्नामेंट के अंदर जो सामने आ रहा था उसे पीट रहे थे। वेस्ट इंडीज़ ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, श्रीलंका ले लो, उन्होंने जनाब रन्स के बाहर जुड़े हुए थे और सब डर रहे थे कि कहीं वसीम अकरम की गैर मौजूदगी में सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान का हुलिया नहीं बिगाड़ दें। लेकिन भाई बड़ी अजीबो गरीब सिचुएशन थी। सचिन तेंदुलकर प्रेशर में लग रहे थे, बहुत स्लो बैटिंग कर रहे थे, जबकि दूसरे एंड पे नवजोत सिंह सिद्धू आगे बढ़ के हिट्स मार रहे थे। बहरहाल सचिन तेंदुलकर की स्लो बैटिंग के बावजूद इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगी। अब हमें ये होता था जब बच्चे होते थे, हमें डर लगता था जरा सा जनाब, एक चौका पड़ा तो हमारा दिल बैठ जाता था और हम स्क्रीन छोड़ के बाहर निकल जाते थे। तो मेरी आदत थी कि मैं जैसे ही चौका छक्का पड़ना ना, तो मैं बाहर निकल जाता था 5 मिनट के लिए और जाके किसी बड़े से जो है ना ओपिनियन लेने की, जी वो मुझे रीअश्योर करे कि बेटा अभी मैच बहुत बड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी बहुत गेम में दम है, तुम फिक्र ना करो। तो उस्ताद शीफे के पास जाकर मैंने कहा जी लगता है तो तेंदुलकर आउट ही नहीं होगा, मतलब इंडिया की विकेट ही कोई नहीं गिरेगी। तो उस्ताद शीफे ने कहा कि बेटा विकेट तो गिरेगी, लेकिन उस वक्त गिरेगी जब हम गिर चुके होंगे। तो उन्होंने बड़ा एक सटल सा मुझे रिस्पॉन्स दिया, जो कि मेरे लिए काफ़ी नाउम्मीद था। तो अंकल मोहम्मद हुसैन, वो यार वक्त ऐसा था कि बच्चों को इजाज़त थी, वो किसी के घर में भी किसी पर चले जाते थे। पुराने वक्त थे, लोग एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करने वाले थे, आजकल की तरह जो है लोग फॉर्मल नहीं हुए थे। मोहम्मद हुसैन अंकल बैठे हुए मैच देख रहे, मैंने कहा अंकल विकेट नहीं जा रही, तो अंकल ने कहा बेटा जाएगी और 2 इकट्ठी जाएंगी। बहरहाल जी आ गए और
सचिन तेंदुलकर जो है वो 31 रन्स बनाकर आउट हो गए। तो उस वक्त आप यकीन करें बड़ी खुशी हुई यार, 31 रन्स बनाया उन्होंने 59 बॉल्स में, जो कि एक बड़ा ही अजीब सा तो कहते हैं ना कि सिनेरियो था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है वो रन बॉल खेलते आ रहे थे इस टूर्नामेंट के अंदर। खैर जी, मैच चलता रहा। 138 पे इंडिया की दूसरी विकेट गिरी संजय मंजरेकर, जो कि काफ़ी स्लो खेल रहे थे। उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन, विनोद कांबली, इन दोनों ने आके थोड़ा सा एक्सेलरेट किया। नवजोत सिंधु ने शानदार 93 रन की इनिंग खेली। लेकिन भाई जिस बंदे ने इस मैच का पासा पलटा, उस बंदे का नाम है अजय जडेजा। अजय जडेजा ने आके वकार यूनुस को ऐसा फेंटा भाई, ऐसा फेंटा जैसे स्कूल बंद करने में मुझे मेरे वालिद साहब फेंटते थे यार। 2 ओवरों में 40 रन उन्होंने मारे, और ऐसा एक टाइम पे लग रहा था कि इंडिया 235 240 तक करेगा। इंडिया 287 रन करने में कामयाब हो गया, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ा स्कोर था। ये वो वक्त था जब 250 भी एक बड़ा स्कोर माना जाता था, यानी 287 उस दौर में आप कह लें 330 या 340 के बराबर है भाई। खैर 287 का स्कोर देखकर मेरा तो दिल डूब गया। अब्बू ने भी कह दिया कि पाकिस्तानी मैच हार चुका। बबलू भाई ने कहा सिर्फ एक आदमी बजा सकता है भाई, मियां दाद। पुरानी बात। उस्ताद शीफे ने कहा रिपोर्ट आएगी तो बताता हूँ। एनी बॉस की सिर्फ मैंने देख के कहा, मैं कहा एनी बॉस क्या ख्याल है? कह रहे अभी रेट का पता करता हूँ, पता चल जाएगा। और अकील भाई ने सिर्फ इतना कहा कि बैटिंग विकेट है, शाम को ओस पड़ेगी, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, स्कोर हो सकता है। यानी कि सिर्फ एक बंदा था जो ऑप्टिमिस्ट था। खैर जी, दूसरी इनिंग पाकिस्तान की शुरू हुई और भाई क्या स्टार्ट हुआ। आमिर सुहेल और सईद अनवर ने वो ताबड़तोड़ बैटिंग की भाई कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद ये 40 ओवरों में मैच खत्म कर देगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान का एक ओवर स्लो ओवर रेट से कट गया था। जनाब अली ऐसी पिटाई आमिर सुहेल और सईद अनवर ने शुरू की कि हम जनाब हर बॉल के ऊपर जनाब लुडियाँ डाल रहे थे, और ऐसी लुडियाँ डाल रहे थे कि जनाब जैसे कि पाकिस्तान ये मैच जीत चुका हो। भाई साहब 10 ओवरों में 84 स्कोर, उस दौर में जब 30 ओवरों में 100 होता था। तो खैर 10 ओवरों में 84 रन हुए। हमने कहा लो जी पाकिस्तान 60% मैच तो जीत चुका है। उधर आता है जी ड्रिंक्स ब्रेक, और फिर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पता नहीं क्या हुआ यार कि सईद अनवर ने आते साथ ही कुंबले को शॉट मारने की कोशिश की और कैच आउट हो गए। 48 रन बनाए 32 बॉल्स में। खैर उसके बाद इजाज अहमद आए और एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी, और उसके बाद वो मोमेंट आया जिसका मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था, उंगली वाला मोमेंट। और ये वो मोमेंट था जब आमिर सुहेल ने पीछे हट के वेंकटेश प्रसाद को चौका मारा और उसके बाद उसे कहा मैं तुझे यही मारूंगा दोबारा। और ये उंगली करने के बाद अगली ही गेंद पे वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सुहेल का डंडा उड़ा दिया। 113 रन पे दूसरी विकेट गिरी, सिर्फ 15वां ओवर था। यानी कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट इंडिया को बीट कर चुका था। यहाँ से सिर्फ आपको 4 या 4.5 रन की एवरेज से खेलना था। लेकिन जैसा मैंने कहा उंगली ने मैच हरवाया। इसके बाद जनाब इजाज अहमद साहब भी एक इंतहाई गलत शॉट खेल के 12 रन बनाकर आउट हुए, और इंजमाम ने ऐसे कैच दिए जैसे कि वो कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे हों। पाकिस्तान 113 for 2 से 132 for 4 हो गया। विकेट पर रह गए मियां दाद और सलीम मलिक, जिन्होंने रन रेट को बहुत स्लो कर दिया। यानी अगले 20-21 ओवर्स में पाकिस्तान ने कोई 68 या 70 रन स्कोर किए, जिसकी वजह से रन बॉल से मैच ऊपर चला गया। यानी पाकिस्तान को ज़्यादा रन चाहिए थे और बॉल्स कम थी। 182 के स्कोर पे आ गए जी सलीम मलिक, 38 रन बनाकर आउट हुए। और उसके बाद आए राशिद लतीफ़। राशिद लतीफ़ ने आकर थोड़ा एक्सेलरेट किया, 25 रन की इनिंग खेली, लेकिन 231 पे आकर वो भी आउट हो गए। यानी पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर गई। उस दौर में जी रन बॉल या 7 या 8 रन की जो एवरेज होती थी ना, बहुत मुश्किल हो जाती थी। मियां दाद के साथ कोई बैट्समैन भी नहीं था, तो मुश्ताक अहमद 0 पे आउट हुए, फिर मियां दाद रन आउट हुए। ये वो मोमेंट था जब बबलू भाई की आंख से टिप टिप आंसू गिरने लगे। मियां दाद सर झुकाए जब पवेलियन की तरफ जा रहे थे, तो बबलू भाई ऐसे लग रहा था जैसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ हार चुके हो। बबलू भाई बार बार कह रहे थे ये अच्छा नहीं किया मियां दाद के साथ, इन्होंने मियां दाद के साथ अच्छा नहीं किया। मियां दाद को 6 नंबर पे बैटिंग करवाई, और ये सच है, मियां दाद को उन्होंने 6 नंबर पे ही बैटिंग करवाई इतने बड़े बैट्समैन को। जनाब संजय मंजरेकर सुनील गावस्कर और इमरान खान दोनों कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे, और वो ये कह रहे थे कि यार मियां दाद के होते हुए आप इजाज अहमद को 30 नंबर पे बैटिंग करवा रहे हो, हाउ स्टूपिड इज दैट। और जब सलीम मलिक भी मियां दाद से ऊपर आए तो उस वक्त सुनील गावस्कर ने कहा था कि
کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کے اندر جو پلاننگ کی گئی ہے, جو تھنک ٹینکس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے بیٹسمین کو آپ چھٹے نمبر پہ بیٹنگ کروا رہے ہو. بہرحال جی, پاکستان یہ میچ 38 رن سے ہار گیا. کہاں 113 for 2 in 15 overs اور کہاں پاکستان 49 overs میں 248. انتہائی دل دکھا جناب. محلے میں ایسے سناٹا تھا جیسے کوئی فوتگی ہو گئی ہو. انکل محمد حسین کا دروازہ لاک بند, 12 آنے سے انکار. جناب ببلو بھائی اپنے کمرے میں نوحہ کراتے اور میرے ابو ٹانگیں اوپر کر کے صرف آسمان کو گھور رہے تھے, اور ہم بچے جو ہیں وہ رو رہے تھے آلموسٹ. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آگے کیا کیا ہوا. میچ کے بعد جی یعنی بہت سے اوپینین مانگی گئی تو انہوں نے کہا میچ تو پہلے ہی فکس تھا, پاکستان صرف ریٹ اوپر لے جانے کے لیے شروع میں اچھا کھیلا ہے. استاد شیفے نے کہا میچ بیچ میں بکا, پکی رپورٹ ہے. جب وسیم اکرم اور سعید انور اور عامر سہیل کھیل رہے تھے, پاکستان کا پلان یہی تھا کہ وہ جیتنا ہے. ڈرنکس بریک میں جب وہ پانی لے کے آیا تب انہوں نے آگے کہا سعید انور کو, اوے کسی بندے سے پتر بن جاؤ نہیں تو آئیے گولی. یعنی کہ اس ٹائم پہ آ کے میچ بک گیا. ببلو بھائی نے کہا میں نے کوئی اوپینین نہیں دینی, میں نے پاکستان کے میچ ہی نہیں دیکھ رہے ہیں سے. ابو نے کہا استاد تمہیں تمہاری اوقات دکھا دی انڈیا نے. انکل محمد حسین نے کہا اب انہوں نے ہارنا ہی تھا, ان سے 287 کہاں ہوتا ہے. اور عقیل بھائی نے کہا یار میچ جیتنا چاہیے تھا, بس میاں داد کو اوپر بھیج دیتے تو شاید میچ کا رزلٹ ڈفرینٹ ہوتا. یعنی کہ کیلکولیٹڈ اوپینین. جناب علی بہت برے حالات تھے پاکستانی ٹیم کے, کیونکہ وسیم اکرم پبلک اینیمی نمبر 1 بن چکے تھے. جناب جگہ جگہ وسیم اکرم کے پوسٹرز لگ رہے تھے جن میں وسیم اکرم کی کہیں پینٹ اتری ہوئی ہے, کہیں انہوں نے لوٹا گلے میں پہنا ہوا ہے. بہت سارے گانے چلنے شروع ہو گئے, آیا آیا یہ لوٹا کب لوٹا کب. اس کے بعد جناب وسیم اکرم جو ہیں انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا, وہ وہاں سے انگلینڈ چلے گئے. بہت سارے پلیئرس کے گھروں پہ حملے بھی ہوئے جو کہ کافی دکھ والی بات ہے. اجاز احمد کے گھر پہ پتھراؤ ہوا اور وقار یونس کے گھر پہ پتھراؤ ہوا. وقار یونس اور عاقب جاوید اور مشتاق احمد تینوں جو پاکستان کے مین بالرز تھے, تینوں ہی پٹ گئے تھے کوارٹر فائنل میں. مشتاق احمد کو قومی کوٹو کا خطاب دیا گیا. پاکستانی ٹیم کے بہت سے پلیئرز جو ہیں انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا سیفٹی کنسرنز کی وجہ سے. کچھ دلیر پلیئر جو ہیں وہ آئے جن کو گالیوں کا سامنا کرنا پڑا. جناب وسیم اکرم تو روتے ہوئے ان کے 8-10 دن کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے پٹی باندھی ہوئی تھی ہاتھ, اور کہا کہ دیکھو جی میرا تو ہاتھ ہی ٹوٹا ہوا تھا, میں کیسے کھیلتا. بہرحال وسیم اکرم سب سے زیادہ ان لائک پرسنالٹی تھے اس وقت, حالانکہ وہ میچ بھی نہیں کھیلے تھے. لوگ اسی چکر میں تھے کہ بھائی یہ کھیلا نہیں, اسی نے میچ بیچا ہوگا, یہ جواری ہے, اس نے میچ ہوگا, بد اچھا بدنام برا. تو بھائی صاحب ہر گلی محلے میں وسیم اکرم کی ریل پیٹی جا رہی تھی. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو اس وقت تھا تو وہ جانتا ہے کہ وسیم اکرم کی اس وقت ویلیو پاکستان میں کیا تھی. بڑے برے حالات تھے جی, پورا ملک سیڈ تھا. اگلے دن اخباروں کے اندر بڑی بڑی خبریں لگیں کہ جی انڈیا میں جشن منایا گیا, یعنی کہ زخموں پہ نمک چھڑک رہے تھے ہمارے اخبار والے. اور پاکستان کے اوپر جناب جو نیوز ہے اس کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا میں کیا کہا جا رہا ہے, انڈیا میں جشن منایا جا رہا ہے, پاکستان میں ماتم منایا جا رہا ہے. جناب دل دکھا ہوا تھا, پوری قوم تکلیف میں تھی, ہم بھی تکلیف میں تھے. اور یہ تکلیف اس وقت تک رہی جب تک شری لنکا نے انڈیا کو سیمی فائنل میں نہیں ہرا دیا. جس دن شری لنکا نے انڈیا کو سیمی فائنل میں ہرایا اس دن آ کر سب کو جو ہے نا تسلی ملی کہ ہم نہیں تو وہ بھی نہیں. یعنی کہ اگر ہم یہ ورلڈ کپ نہیں جیت پائیں گے تو ہندوستان بھی یہ ورلڈ کپ نہیں جیت پائے گا. خیر جی, یہ تھی سٹوری 1996 کے ورلڈ کپ کوارٹر فائنل کی, اس میچ کی جس نے بہت درد دیا. ایسی سٹوریز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا اور آپ کو مزید اپنی یادیں سناتا رہوں گا. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی, یہ کاوش پسند آئی. اگر آپ کوئی ایسا میچ جس کی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹس میں اس کو لکھیے گا. میں کوشش کروں گا کہ اس کی ویڈیو بناؤں اگر وہ میچ میں نے دیکھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ جی. Keep enjoying and listening to the Cricket Time Machine, a fan's journey through classics.